जैसा मुझे पता चला कि आप रोज़ के इतने सारे आपके पास लोग आते हैं अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके, कोई स्किन की प्रॉब्लम, कोई वज़न की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, और आप उन सबको सॉल्यूशन देते हो। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम देसी उपाय, देसी जी। इलाज, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकल बिल के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप कब से हो इस फील्ड में और आप कैसे एंटर किए इस फील्ड में? एक बार मेरे माथे पे चोट लगी बहुत बुरी तरह से, ऐसे फट गया, ब्लड आने लगा। बचपन था, अप्रोक्सीमेटली 10-11 साल की उम्र रही होगी। अच्छा। तो मेरे दादी जी ने क्या किया, मेरे को अपने घुटने पे लेटा के अच्छे से गर्दन पीछे को डाल के हल्दी और फटकड़ी पानी में बॉईल किया। हाँ। उसके अंदर कॉटन रखा, उससे इसको वॉश करती रही। अच्छा। हफ्ता 10 दिन किया, ये ठीक हो गया। अच्छा। मतलब अगर आज की डेट में देखा जाए तो स्टिचेस होंगे, बिल्कुल। बहुत कुछ होगा, एंटीबायोटिक दिए जाएंगे, बड़ा कुछ दिया जाएगा, तब हाँ जी। जाके ठीक हो या ना हो। हाँ। लेकिन वो हल्दी फटकड़ी से हुआ। तो उसके बाद वो ऐसा फेमस हुआ नुस्खा, मैंने लोगों को बताया। जैसे अभी घरों में लेडीज हैं, काम करती हैं, वो छुरी से सब्जी काट रही हैं कुछ, तो कट लग जाते हैं, लगते ही रहते हैं। महिलाओं को अक्सर, जो हाउस वाइफ है, उनको लगते रहते और हैं। अब तो वो ऐसे कट लगते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर लगा कर हुआ है, दे, लगा हाँ, हुआ है, लगा कोई हुआ नहीं। लगा हुआ। तो मतलब अगर रसोई घर के अंदर एक फटकड़ी को और साथ में उसके हल्दी को मिश्रित करके, मतलब बराबर मात्रा में, मतलब 10 ग्राम हल्दी 10 ग्राम फटकड़ी को बना के एक डब्बी में रख लें भर के। जैसे ही किसी को ऐसा चोट लगता है, मैं बताऊं गुंजन जी कि मान लो कट लग गया, ब्लीडिंग कई बार बंद ही नहीं होती। हाँ। ऐसा होता है कि आप बर्फ लगाते हैं, कपड़ा बांधते हैं, वो रुकता ही नहीं है। टेंशन इतना बढ़ जाता है कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, घर में अकेली होती हैं, कई बार फोन भी नहीं होते। उसको रोकने के लिए सिंपल उसको पानी में ऐसे मिक्स करके उसका थोड़ा सा पेस्ट सा बना के ऐसे लगा दो जी। और जहाँ पे लग गया, ब्लड का एक ड्रॉप भी नहीं आता उसके बाद। अच्छा। कितना मर्जी ब्लीडिंग हो। अच्छा। ये उसका इतना इफेक्ट इन चीजों में। तो ये सारी चीजें देखते देखते मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते फिर मुझे लगा कि यार ये तो एक अलग विज्ञान है। तो लेकिन इसका मुश्किल बहुत है, क्योंकि एलोपैथी में आप देखिए, हॉस्पिटल बना लीजिए, पहले दिन से चल पड़ता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि दवाई दो, मैं काम करूं। आयुर्वेद थोड़ा सा समय लेता था, इसलिए लोगों का था कि मुझे 30 ईयर लगे मैडम, 30 वर्ष लग गए मुझे लोगों को ये चीज समझाने में। और जब उनको समझ आई, तब हमारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया। मतलब ये एक बड़ी बात है कि अपने देश में आयुर्वेद 5000 साल से भी पहले की पैथी है। और इस पैथी को दिया था भगवान शिव भोलेनाथ ने। जो नाड़ी वैद है, जो नब्ज देखते हैं, सबसे पहला वैद कौन हुआ होगा धरती पे? अभी आपने बताया, हो सकता है ये शिव शंकर ही। हाँ, शिव भोले के बाद ये शिव का सबसे बड़ा जो भगत, जिसको कहा जाता है, जिसको हम हर साल जलाते हैं पुतला बना के, रावण सबसे बड़ा वैद हुआ, नाड़ी वैद। उसके पास इतना, उसका ग्रंथ है रावण साहित्य। उस ग्रंथ के अंदर इतने नुस्खे दिए हुए, मेरे पास है, वो बड़ा वो दुर्लभ है। मतलब उसके अंदर इतने नुस्खे हैं, सिंपल भाषा में बनाया हुआ है वो। उसके अंदर क्या नाम बताया आपने इसका? रावण साहित्य। रावण साहित्य? रावण साहित्य आयुर्वेद का। मैं पहली बार सुन रही हूँ इसके बारे में। उसके अंदर एक, जिनको बच्चे नहीं होते ऐसा नुस्खा दिया हुआ है, 1-2 दवाइयां हैं जी। क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें नुस्खे दिए हैं? नुस्खे, आयुर्वेद के इतने बड़े नुस्खे। अब आप देखिए कितनी बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, आप रामायण तो देखते होंगे, सुनते होंगे, सबने देखी सुनी। और जिसको पता है रामायण के अंदर कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तो हनुमान जी सुसैन वैद्य को लेके आए। वो कहाँ था? वो रावण का वैद्य था। रावण की वहां लंका से उठा के लेके आए वैद्य को। तो उसी वैद्य ने आगे बताया कि फला पहाड़ी के ऊपर ये बूटी मिलेगी, संजीवनी लेकर आओ। उसके ऊपर जितनी जड़ी बूटियां हैं, आप मैडम सोच भी नहीं सकते कि ये इतना बड़ा विज्ञान है। इसको दबा दिया गया था। जब अंग्रेज आए, 200 साल राज करके गए, उनको एक बात पता थी कि हिंदुस्तान के लोग अगर ये हल्दी फटकड़ी से ही ठीक होते रहे ना, तो यहाँ पे हम कैसे राज करेंगे। मतलब आप देखिए कि बुखार चढ़ जाता है ना, तो गिलोय पी लेते थे।
छींक आती है, नजला कोल्ड हो जाता है, तो थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा वो क्या मलट्ठी, और उसके साथ वो दालचीनी डाल के पानी में बॉईल करके पी लेते थे, ठीक हो जाते थे। तो अंग्रेजों को तो बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने हमारी जो सबसे बड़ी आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी थी जला दी, एक एक ग्रंथ जला दिया। वो अपनी तरफ से इसको खत्म करके चले गए थे। लेकिन ये संजीवनी है, ये राख से भी पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा मैडम, एलोवेरा माना गया है ना कि संजीवनी है। वो एलोवेरा राजस्थान में पैदा होता है, जहाँ पानी की बूंद भी नहीं मिलती, ऐसी मिट्टी में पैदा हो जाता है। तो मतलब आयुर्वेद जो है ये मेरे रोम रोम में बस गया। मेरे लिए बचा था एक तो नेचुरोपैथी का कोर्स मैंने कर लिया, योगा का कर लिया, है ना, तो एक नाड़ी वैद्य का किया। अच्छा। तो ये कोर्स करके फिर मेरे को इसमें एंट्री मिल गई कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कि लोगों को कम से कम मैं नुस्खे तो बताऊं जो मुझे पता है। बिल्कुल। तो फिर मैडम ऐसे शुरू हुआ, आयुर्वेद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, और लोगों ने पूरी तरह मुझे अपने गल पेट लगाया, पूरी तरह मोहब्बत दी है लोगों ने। और मैं समझता हूँ कि मेरा ये जीवन जो है वो सार्थक हुआ है, और मुझे अब दुनिया से जाने का कोई गम नहीं है। हमारे देश को एक बहुत ही महान आत्मा कह लो, बहुत ही योग्य पुरुष कह लो, जो मिला प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया कि आयुष डिपार्टमेंट बना दिया। बिल्कुल। भारत में जो यूनिवर्सिटियां अंग्रेज जला के चले गए थे, उसको आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात हुई हमारे आयुर्वेद लोगों राइट। और उसी की वजह से अब ये सारी चीजें धीरे धीरे वापस आ रही हैं। लोगों का इंटरेस्ट भी आ रहा है। हाँ? और इस पे अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत कंटेंट होता है, और आप जैसे, स्पेशली आप जैसे लोग जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आके या फिर अपनी वॉइस के थ्रू जो अवेयरनेस फैला रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आपने बताया कि ये हमारी इंडियन चीज़ है, खजाना है ये हमारा, तो ये कहीं जाना नहीं चाहिए। मैडम, दुनिया में एक ही चीज़ है कि हम लोग हर चीज को इज्जत देते हैं। गऊ को माता कहते हैं, भारत को माता कहते हैं। कोई कहेगा अमेरिका माता, कोई कहेगा कनाडा माता, नहीं कहेगा भारत माता। भारत माता कहेगा ना। ये एक गुलदस्ता है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे मान लो अगर आयुर्वेद हमारी विरासत है, आयुर्वेद हमारी धरोहर है, तो हमें पता है कि आप भी जो जी रहे हो, हम भी जो जी रहे हैं, सारी दुनिया जो जी रही है, ये आयुर्वेद ही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि जब भी कोई नुस्खा आप सुनते हो या आपको कोई बता के जाता है, चाहे वो सुभाष गोयल ही क्यों ना हो, कोई भी बता के जाता है, तो अपने किसी भी नजदीकी वैद्य से, डॉक्टर से या अपने घर में बड़े बूढ़ों से सलाह करके उसको इस्तेमाल कीजिए। ऐसे अंधविश्वासी कोई भी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने। सर, मैं बात करना चाहती हूँ डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, बिकॉज आजकल हर किसी को एसिडिटी, ब्लोटिंग, कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इशू रहता ही रहता है। तो इसके लिए कोई देसी सॉल्यूशन है आपके पास? अभी जैसे थोड़े दिन पहले मैंने नुस्खा बताया था मैडम, कि सौंफ, जीरा और अजवाइन, ये था गट हेल्थ के लिए। अच्छा। आपका गट हेल्थ कैसे ठीक रहे, सौंफ, जीरा और अजवाइन तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और लेकर के तवे पे रोस्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दो ठंडा होने पे। वो जो पाउडर है बॉटल में भर के रख लो। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, 2 बार, 3 बार खाना खाते हो 3 बार, 2 बार खाते हो तो 2 बार। पाउडर को चबा चबा के चूस चूस के खाओ, पानी से नहीं लेना। जब मुंह में खत्म हो जाए वो, फिर पानी पीना है, वो भी गुनगुना सा। अच्छा। आप देखेंगे कि जितना भी एसिडिटी था, जलन थी, पेट बाहर तोंद निकली हुई थी और लीवर फैटी हो रहा था, ऐसी सारी चीजों के लिए इफेक्टिव है। अच्छा। अब इसको अगर डब्बी में डाल के दे दूंगा टकेर चूरन बोल के, फिर तो लोग 2000 भी दे देंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि 200 में बन जाएगा, तो बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि क्या करेगा ये सौंफ, जीरा, तो ये तो ऐसे ही बताई जा रहे हैं गोयल साहब। इसे हम पानी में भी बॉईल करके ले सकते हैं? ले सकते हैं। तीनों चीजों को पानी में उबाल के फिर उसको छान के भी ले सकते हैं। उबाल के लेने से ज्यादा बेटर बताऊं, जब हम उबालते हैं तो इसके काफी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चली जाती है। अच्छा। अगर इसको पानी में डाल के रात को रख दें, मतलब गुनगुने पानी में रात को डाल के रख दें, सुबह पी लें, सुबह उसको पी। और अगर आपको लगता है मैंने दिन में पीना है, तो आप उसको इतना क्वांटिटी में डाल लो कि दिन में 2-3 बार उसको पी सको अलग अलग से। तो ये बहुत इफेक्टिव है।